हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं कि स्टील रूफ ट्रस बनाने के लिए बहुत सारे मेंबर का यूज किया जाता है। तो वो मेंबर को कैसे कैसे अरेंज करके किस किस टाइप के स्टील रूफ ट्रस बनाया जा सकता है, यानी स्टैंडर्ड रूफ ट्रस के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, जो कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं कि ड्रा नीट एंड क्लीन स्केच ऑफ टाइप्स ऑफ स्टील रूफ ट्रस। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ, तो आपको बोर्ड पर बहुत सारे टाइप्स के आपको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है स्टील रूफ ट्रस का। ठीक, हाँ, तो सबसे पहला रूफ ट्रस आपको दिख रहा है। इस रूफ ट्रस को हम लोग बोलते हैं किंग रूफ ट्रस, किंग पोस्ट रूफ ट्रस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किंग पोस्ट रूफ ट्रस। ठीक है ना, हाँ। और ये इन जनरली लकड़ी का भी होता है और स्टील का भी बना होता है, लेकिन इन जनरली बोला ये जाए तो ये लकड़ी का ही बना हुआ होता है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से ये राफ्टर होता है, ये राफ्टर होता है, और ये वाला आपको बॉटम कोड हो गया, बॉटम कोड हो गया, और ये आपको बेब मेंबर हो गया। तो देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है। एक मेंबर ये है, दूसरा बेब मेंबर ये है, और एक वर्टिकल मेंबर ये है, और इतने ही सारे मेंबर को मिला करके क्या बनाया गया? किंग पोस्ट। तो एक मतलब सिंपल ट्रस भी किंग पोस्ट है। ठीक है, हाँ, तो कह रहा है कि इट इज अ वुडन ट्रस किंग पोस्ट ट्रस कैन ऑल्सो बिल्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड स्टील। ठीक है ना, सामान्यतः पहले इसका लकड़ी का ही बनाया जाता था, लेकिन अब हम लोग इसमें जैसे नॉलेज बढ़ा तो हम लोग इसको में स्टील भी प्रोवाइड करने लगे हैं। ठीक है ना, हाँ, तो इस तरह के ट्रस को हम लोग बोलते हैं किंग पोस्ट ट्रस। आपको एग्जाम में आएगा तो कैसे स्टार्ट करोगे बनाना? एक ट्रायंगल बना दोगे और बीच में से ऐसे लाइन खींच दोगे और एक मेंबर इधर और एक मेंबर इधर कर दोगे, तो ये हो गया किंग पोस्ट। ठीक, हाँ, कह रहा है कि ये जो ट्रस हम लोग यूज कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा स्पैन के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। ये जो ट्रस यूज कर सकते हैं 8 मीटर स्पैन लेंथ तक ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रस हुआ आपको किंग पोस्ट ट्रस हुआ, किंग पोस्ट ट्रस। ठीक, हाँ, आगे आता है क्वीन पोस्ट ट्रस। ऐसा नहीं समझे कि राजा ट्रस एक रानी ट्रस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, किंग पोस्ट नाम है, क्वीन पोस्ट नाम है। ठीक, हाँ, तो कुछ नहीं करना है। किंग पोस्ट में ही हम लोग क्या देखिए, तो अगर इसको यहाँ से इरेज किया जाए तो आपको क्या दिखेगा? एक तरह से ये किंग पोस्ट ही दिख रहा है, लेकिन किंग पोस्ट में क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से मैच करा देते हैं और यहाँ से इसको ऐसे वर्टिकल गिरा देते हैं। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रस का क्वीन पोस्ट स्ट्रक्चर या क्वीन पोस्ट ट्रस। ठीक है, तो इस तरह का फ्रेम आपको मिलेगा कहीं भी, तो आप समझिएगा किस टाइप का स्ट्रक्चर है, वो क्वीन पोस्ट ट्रस का स्ट्रक्चर है। ठीक, कह रहा है कि ये जो सूटेबल होता है, इट इज सूटेबल फॉर 6 मीटर से लेकर के 9 मीटर तक ये बढ़िया होता है। बाद बाकी अगर ज़्यादा लेंथ ऑफ स्पैन के लिए ट्रस हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, हाँ, एक होता है सिंपल फिंग ट्रस। ठीक है ना, तो सिंपल फिंग ट्रस जब बनाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, ये टॉप कोड तो ऐसे बनाते ही हैं, और उसमें क्या करते हैं, बनाने के बाद इसको बीच से परपेंडिकुलर पार्ट में 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, आधा इधर और आधा इधर। तो अगर एक साइड को अगर आप राइट साइड बोल रहे हैं, RIGHT राइट साइड, तो एक साइड को बोलना होगा आपको लेफ्ट साइड। दोनों परपेंडिकुलर लाइन से हम लोग सेपरेट करते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, हाँ, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइन मेंबर को ड्रा करते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर या इस टाइप के ट्रस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे सिंपल फिंग ट्रस। ठीक है, लिखा गया है कि इट इज आल्सो नोन एज फ्रेंच ट्रस, इसको और नाम से जाना जाता है फ्रेंच ट्रस। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि इट कंस्ट्रक्टेड बाई ड्राइंग परपेंडिकुलर टू द मिडिल लेफ्ट एंड मिडिल राइट। ठीक है ना, बताएं कि आधा लेफ्ट के इधर और आधा उधर से परपेंडिकुलर ड्रा करके और हम लोग ट्रस में वेब मेंबर को एडजस्ट करते हैं। ठीक, हाँ, कह रहा है कि इट इज सुटेबल फॉर स्पैन अप टू 8 मीटर, और ये 8 मीटर स्पैन के लेंथ तक क्या होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, हाँ, अब सिंपल फिंग को ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें और वेब मेंबर को जोड़ देते हैं तो बन जाता है कंपाउंड फिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह का सिंपल फिंग है, और इसमें हम लोग क्या किए, ग्रीन कलर से और हम लोग क्या कर दिए, वेब मेंबर को जोड़ दिए। ठीक है ना, तो जैसे ही और वेब मेंबर को हम लोग जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद हमको बन गया क्या, कंपाउंड फिंग ट्रस। ठीक है, हाँ, तो देखिए लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड फ्रेंच ट्रस। ठीक,
कह रहा है कि दीज ट्रस आर सुटेबल फॉर अप टू 10 मीटर से लेकर के 15 मीटर तक। ये 8 से 10 मीटर तक था, लेकिन जैसे ही और वेब मेंबर हम लोग जोड़ दिए ना तो 10 से 15 मीटर तक हो गया। ठीक, हाँ। एक आता है प्राट ट्रस, ठीक है ना। तो प्राट ट्रस क्या होता है, बहुत लंबा स्पैन के लिए हम लोग जब ट्रस यूज करते हैं ना तब हम उसको बोलते हैं प्राट ट्रस, ठीक है। हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, पार्टी वार्टी में जाइएगा ना तो लाइट लगाने के लिए हम लोग को एक ट्रस बनाया जाता है, चाहे डीजे उजे वाला तो नहीं, तो छोटा हो जाएगा। बहुत बड़ा पार्टी वार्टी में जाएगा तो बहुत लंबा एक गेट बनाया जाता है, तो उसमें ट्रस सिस्टम का बनाया था, तो वहाँ पे जो ट्रस बनाया था उसको बोलते हैं प्राट ट्रस, ठीक है। तो प्राट ट्रस बहुत लंबा स्पैन के लिए होता है, उसमें इंक्लाइन मेंबर ही सिर्फ होते हैं, ठीक, हाँ। तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। और प्राट मेंबर को कभी कभी आउटस्टैंडिंग लुक को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। प्राट मेंबर में क्या करते हैं ना, कभी कभी इस तरह से ऐसे, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से काट करके बना देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करने से एक अपीयरेंस बढ़िया दिखता है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे करके भी बना सकते हैं, बट हम लोग जनरली ऐसे ही अभी सीखेंगे, ठीक। वैसे भी आप बना सकते हैं, अभी हम इरेज करके दोनों फिगर बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ का रहा प्राट ट्रस, इट इज अ स्टील ट्रस। एक किसका ट्रस है, स्टील का बना हुआ एक ट्रस होता है। These diagonal member are highly stressed because its inclination। बोला जाता है कि यहाँ पे जो इंक्लाइन मेंबर होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड आएगा, बहुत लंबा स्पैन के लिए ले रहे हैं। तो कह रहा कि दीज आर सुटेबल फॉर स्पैन 10 से 30 मीटर, 10 से 30 मीटर के लिए ये सुटेबल होता है, 10 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक, ठीक है। इतना करिए कॉपी। थोड़ा सा भी हम इरेज करते हैं प्राट ट्रस का। एक यूनिक बात यह है कि प्राट ट्रस जो हम लोग बनाते हैं वो किसके नाम पर पड़ रहे हैं, प्राट ट्रस। तो रेलवे के 2 इंजीनियर थे, दोनों का नाम था लास्ट में ट्रस, प्राट, दोनों का नाम क्या था, प्राट, ठीक है ना। तो वो दोनों रेलवे इंजीनियर के नाम पर अपन अपन नाम के वजह से दोनों को लास्ट में था प्राट, इसीलिए उसके नाम के रिस्पेक्ट में रखा गया प्राट ट्रस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फिगर को चिपका दिया जाएगा, ठीक। हाँ, इतना करिए कॉपी, और नहीं तो इसको फिगर को और बढ़िया लुक बनाने के लिए इसको इरेज करके बना देते हैं। कैसा होता है, एक टाइप का और प्राट ट्रस होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये सब चीज़ ज़्यादा प्राट ट्रस देखने को मिलेगा रेलवे जंक्शन पर, ठीक है। देखिए इस तरह से होता है, इस तरह के ट्रस को हम लोग बोलते हैं प्राट ट्रस, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ये सब ट्रस आपको कहाँ मिलेगा, रेलवे जंक्शन पर मिलेगा, रेलवे स्टेशन पर मिलेगा, क्योंकि रेलवे इंजीनियर ने ही बनाया था, तो वही ऑब्वियस बात है कि वर्क कर रहा होगा। एक होता है नॉर्थ लाइट ट्रस, ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, डायग्राम दे करके। तो देखिए नॉर्थ लाइट ट्रस जो होता है ना वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि घर में गौशाला बनाया जाता है तो एक ही साइड दीवार खड़ा कर करके और एक ही साइड ट्रस दे दिया जाता है, तो उस टाइप के ट्रस को हम लोग बोलते हैं कौन सा, नॉर्थ लाइट ट्रस। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर स्काई लाइट की व्यवस्था करते हैं। स्काई लाइट मतलब समझते हैं, सन लाइट आने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग छोड़ते हैं ढक्कन टाइप के, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह का सिस्टम को बोलते हैं स्काई लाइट सिस्टम। तो इस तरह के ट्रस में हम लोग स्काई लाइट सिस्टम भी फिट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, देखिए इस टाइप के ट्रस को बोलते हैं ट्रायंगुलर टाइप के ट्रस को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ लाइट ट्रस। कह रहा दीज ट्रस आर स्टील ट्रस, ये स्टील का बना होता है। इट इज सुटेबल फॉर स्पैन अप टू 5 से 8 मीटर के लिए सुटेबल होता है, ठीक। हाँ, उसके बाद आता है होब ट्रस। होब ट्रस का रहा है कि दीज ट्रस आर बिल्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड स्टील, ये लकड़ी का भी बना होता है और स्टील दोनों को मिला करके बनाया जाता है। कह रहा है कि द वर्टिकल मेंबर मेड और टेंशन मेंबर, और इसके जो वर्टिकल मेंबर होता है वो क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है। देखिए प्राट ट्रस, इसमें दोनों में अंतर यही है कि इसमें एक भी वर्टिकल मेंबर नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एक वर्टिकल तो एक इंक्लाइन, एक वर्टिकल तो एक इंक्लाइन, एक वर्टिकल तो एक इंक्लाइन। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ, तो इतना समझने के बाद आपको समझ आया होगा कि स्टील रूफ ट्रस के टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। और क्लीन स्केच बनाइए आप अपने एग्जाम में,
और इसको यहाँ तक ख़त्म कीजिएगा। पॉज कर लीजिए और इसको छाप लीजिए और इसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा स्पेसिंग का डेरिवेशन। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई एक ट्रस बनाने के लिए दिया गया है तो आप एक एज ए इंजीनियर क्या सोचोगे? यही सोचोगे कि वो ट्रस सस्ता से सस्ता, कम खर्चा में और सेफ बने, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए आप क्या सोचोगे? ये सोचोगे कि सस्ता से सस्ता मटेरियल कहाँ से आए, और या जो मटेरियल दिया गया है उस मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करोगे कि वो सस्ता से सस्ता ट्रस का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक। हाँ, तो देखिए जब कभी भी ट्रस बनाने की बात आता है तो आपको 3 तरह के मटेरियल आपको दिमाग में सडन स्ट्राइक करते हैं। पहला तो देखिए एक ट्रस का इस तरह का पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपको एक ट्रस है, ठीक है। हाँ, ये आपको एक ट्रस है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये आपको ट्रस है और ये इसकी कॉलम है। देखिए एकदम आराम से इसकी एनालिसिस करेंगे। ये इसकी सपोर्ट बोल सकते हो, क्या बोल दो? सपोर्ट बोल दो, ठीक है ना। हाँ, ये सपोर्ट तो ऑलरेडी गिवन रहेगा। आप जब ट्रस बनाए हो तो देखिए तो इसी वाला सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ट्रस सिस्टम। क्या बोलते हैं? ट्रस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रस सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, और इसके ऊपर जो मटेरियल दिया हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पर्लिन। क्या बोलते हैं? पर्लिन। ये जो रेड कलर से दिया गया है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पर्लिन, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे एक ट्रस यहाँ पे दिया गया और बहुत लंबा दूर में कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत लंबा ट्रस बनाना है, तो क्या करेंगे कि एक ट्रस और यहाँ पे देंगे, एक ट्रस और देंगे ना, एक ट्रस और देंगे इस तरह से, ठीक है ना। नहीं दिखाई पड़ रहा बढ़िया से? ठीक है ना। तो एक ट्रस ये है, दूसरा ट्रस ये वाला है। यहाँ पे फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया, ठीक है ना। एक ट्रस ये है, दूसरा ट्रस ये है। मान लीजिए कि एक ट्रस और ऐसा, इस तरह से, इस तरह से ऐसे बहुत सारे ट्रस पीछे बनते चले जाएंगे ना। तो आपको, आप एक इंजीनियर हो तो आप क्या सोचोगे कि आप यही सोचोगे कि सर ये ट्रस और ये ट्रस के बीच में कितना दूरी रखा जाए कि सारा मटेरियल का कॉस्ट कम से कम कॉस्ट में हमारा ट्रस बन जाए, ठीक है ना। हाँ, तो देखो बड़ा आराम से यहाँ पे एनालिसिस करना, कोई अकबकाना नहीं। एक ट्रस ये है, दूसरा ट्रस ये है और तीसरा ट्रस ये है। 3 ट्रस सिस्टम का एक बनाए हैं और रेड कलर से आपको दिखाया जा रहा है पर्लिन। क्या दिखाया जा रहा है? पर्लिन। ये जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है बाबू? पर्लिन, ठीक है। और एक ऊपर जो दिखाया जा रहा है आपको, इसके ऊपर जिसको बोलते हैं करकट। क्या बोलते हैं? करकट। अरे करकट में ना चढ़ाएगा कर ऊपर है कोरुगेटेड सीट, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है वो क्या है? करकट चढ़ाया गया, कोरुगेटेड सीट चढ़ाया गया। तो आप क्या यहाँ पे एनालिसिस करोगे कि एक ट्रस ये है और एक ट्रस, यानी एक दो ट्रस, ट्रस 1 और ट्रस 2 के बीच कितना गैपिंग रखा जाए, ये ट्रस के बीच कितना गैपिंग रखा जाए कि हमारा पर्लिन का कॉस्ट कम आए, यानी कम से कम पर्लिन लगे। दूसरी बात, हमारा ये ट्रस कम लगे और तीसरा हमारा ये रूफ कवरिंग मटेरियल कम लगे, ठीक है ना। यही सोचोगे, ठीक है। हम ट्रस जब बनाएंगे तो हम यही सोचेंगे कि हमारा पर्लिन कम से कम लगे, हमारा ट्रस कम से कम लगे और हमारा रूफ कवरिंग मटेरियल कम से कम लगे। अगर कम लगेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? ट्रस को सस्ता में बना लेंगे, ठीक। हाँ, तो ये ट्रस का कॉस्ट, पर्लिन का कॉस्ट और रूफ कवरिंग मटेरियल का कॉस्ट, तीनों को हम लोग कैसे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो जितना ज़्यादा पर्लिन लगेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा रूफ कवरिंग मटेरियल लगेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा ट्रस लगेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि एक ट्रस ये है और दूसरा ट्रस आपको ये वाला है, तो ये दोनों ट्रस के बीच की दूरी घटाते हैं और बढ़ाते हैं।
घटाने बढ़ाने से देखते हैं कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा लग रहा है घटाने या बढ़ाने से और कौन सा मटेरियल कम लग रहा है, उसके बेसिस पर इसको हम लोग रेट को डिसाइड करते हैं। तो पहला क्या करते हैं कि ये वाला ट्रस, ये दोनों ट्रस को यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये वाला ट्रस को ऐसे बढ़ा करके यहाँ पे लेके आ गए, यानी स्पेसिंग बढ़ा दिए। स्पेसिंग जब बढ़ा दिए हम लोग तो क्या देख रहे हैं कि पर्लिन का लेंथ बड़ा हो गया तो डिफ्लेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में हमको ज़्यादा पर्लिन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब पर्लिन अगर उस स्थिति में ज़्यादा लगेगा इसका मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ आया कि दो ट्रस के बीच में अगर स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो पर्लिन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि जब स्पेसिंग दूर करेंगे तो ये ट्रस इतना है और यहाँ पे भी ट्रस उतना ही है, यानी ट्रस जो होगा, यानी ट्रस का जो होगा रेट कांस्टेंट होगा। यहाँ जितना ट्रस है ना उतना ही ट्रस यहाँ पे होगा, यानी ट्रस एक तरह से कम जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर में ट्रस यूज कर रहे थे, अगला 2 मीटर में ट्रस यूज कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो 6 मीटर में 3 ट्रस लगाना चाहिए तो 6 मीटर में 2 ट्रस लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पेसिंग आपने बढ़ा दिया। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ट्रस की ओवरऑल कॉस्ट कम जाती है, कब जब स्पेसिंग बढ़ाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसकी कॉन्सेप्ट समझिए स्पेसिंग का, जैसे कि एक ट्रस ये है, ठीक है ना, एक ट्रस और ये है और एक ट्रस ये है, ये 3 ट्रस को मिला करके हमने क्या बनाया है, इस तरह से बनाया है। और हमने क्या किया कि इस तरह से ट्रस बना करके एक रूफ ट्रस बनाया है, ठीक है ना। हाँ, हमने क्या किया कि ये वाला ट्रस बीचों में हटा करके और स्पेसिंग इतना दूर कर दी, तो हमारा एक ट्रस का तो कॉस्ट बच गया ना। तो बोला ये जाता है कि जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रस का कॉस्ट कम जाता है। देखिए 2 बात अभी तक हम लोग ऑब्जर्व किए, स्पेसिंग बढ़ाने से पर्लिन का रेट बढ़ जा रहा है, ज़्यादा पर्लिन लग रहा है। दूसरी बात, स्पेसिंग बढ़ाने से क्या घट रहा है, तो ट्रस का कॉस्ट घट रहा है। तीसरी बात, रूफ कवरिंग मटेरियल का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर रूफ कवरिंग मटेरियल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना पहले लग रहा था उतना अभी भी लगेगा। अगर 2 मीटर में जितना पहले लग रहा था उतना अभी भी लगेगा, ठीक है ना। तो रूफ कवरिंग मटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, एक डिफिनिट प्रपोर्शन में चल जाता है। अगर 2 मीटर में 4 गो करकट लग रहा है तो अगला 2 मीटर में भी 4 गो लगेगा, अगला 2 मीटर में भी 4 गो लगेगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। एक बार सारे चीज को अगर हम फाइनलाइज बात करने की कोशिश करें तो आपको ये समझ आएगा। ये सारे फिगर को क्रिस्टल क्लियर रूप में समझाने की हम कोशिश थोड़ा सा करें तो आपको यही समझ आएगा कि सर जैसे आपने क्या किया, सर आपने क्या किया कि अगर स्पेसिंग को आपने क्या किया, स्पेसिंग को आपने क्या कर दिया, पहले स्पेसिंग यहाँ से यहाँ एस था और यहाँ से स्पेसिंग अगर S1 बढ़ा दिया तो आपको क्या हुआ कि रूफ ट्रस का कॉस्ट बच जा रहा है। यहाँ पे भी रूफ ट्रस है और यहाँ पे भी रूफ ट्रस है, तो अगर स्पेसिंग यहाँ से यहाँ कर दिया तो आपके एक रूफ ट्रस का कॉस्ट बच जा रहा है, यानी फायदा हो रहा है। तो यानी रूफ ट्रस का कॉस्ट स्पेसिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, समझिए, स्पेसिंग बढ़ने से रूफ ट्रस में जो ट्रस यूज कर रहे हैं उस ट्रस का, इसको बोल रहे हैं ट्रस, जो रूफ ट्रस में स्पेसिंग बढ़ने से ट्रस का कॉस्ट जो हो रहा है वो कम जाएगा, है कि एक ट्रस का कॉस्ट हमको बच गया। दूसरी बात, जैसे ही स्पेसिंग बढ़ा तो यहाँ पे पर्लिन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, पर्लिन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब पर्लिन का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कवरिंग मटेरियल जो रहा, ये इसके ऊपर जो कवरिंग मटेरियल है जिसको करकट बोल रहे हैं, करकट तो उतना ही लगेगा जितना पहले लगता था, ठीक। हाँ, तो करकट का एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चलेगा। तो ये तीनों में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लिखने की कोशिश करेंगे और आपकी डेरिवेशन यहीं पे आती है, ठीक। हाँ, तो हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे पहले इतना को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी नो दैट, लिखेंगे बी नो दैट, ठीक है ना। हाँ, चाहे ऐसा लिखेंगे कि जो अभी समझे उसको हम पहले फिगर चिपका देते हैं फिर से लिखाते हैं। कह रहा है यहाँ पे, इसको पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग, ठीक है ना, कि अगर सस्ता रूफ ट्रस बनाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। पहला कि वेट पर यूनिट
स्क्वायर एरिया में आप देखोगे क्या कॉलम और पर्लिन और रूफ कवरिंग मटेरियल का क्या रेट आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, या रेट या वेट, ठीक है ना, क्योंकि वेट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। दूसरा बात है रिलेटिव कॉस्ट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। हाँ, और कह रहा कि द इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस is defined as the spacing which make the cost of entire roof structure, that is cost of truss of purlin और roof covering material is taken together minimum। मतलब आपको ऐसा डिजाइन करना है रूफ ट्रस का कि सबसे कम खर्चा में आपको रूफ ट्रस बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं एस क्या है, उसकी स्पेसिंग है। फिर से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, फ्रेश ठीक है ना, ये 3 ट्रस है, ठीक है ना। हाँ, तो यही बात बोला जा रहा है कि स्पेसिंग कितना कम से कम या कितना रखें स्पेसिंग कि हमारा ट्रस सस्ता से सस्ता बन जाए, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे बी नो दैट, क्या जानते हैं। अगर थोड़ा सा बात किया जाए कॉस्ट ऑफ पर्लिन की या कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रस की, तो लिखेंगे सबसे पहले बी नो दैट कॉस्ट ऑफ ट्रस, ब्लू पेन से लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है ना। रूफ ट्रस का स्पेसिंग की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो देखो, तो कॉस्ट ऑफ ट्रस क्या माने हैं, टी, यानी टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिंग हो जाएगा। हाँ, तो अगर स्पेसिंग को अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के लिख देंगे, के नहीं लिखेंगे, सम कांस्टेंट इसको A1 मानते हैं, A1/S मान लेते हैं, ठीक है ना, एस स्पेसिंग को। यानी यहां से एक नया इक्वेशन मिला ट्रस के लिए, ठीक है ना। हाँ, यानी जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रस का कॉस्ट घटेगा, क्योंकि कम ट्रस ना, अगर इसको स्पेसिंग बढ़ा देंगे यहाँ तक तो ट्रस कम लगाना पड़ेगा, ट्रस का कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरा बात आप लोग को आएगा, क्या जानते हैं, अगेन बी नो दैट क्या जानते हैं, कॉस्ट ऑफ पर्लिन इज स्क्वायर ऑफ cost of purlin is a square of spacing of roof truss। रूफ ट्रस के स्पेसिंग का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। हाँ, दैट इज पर्लिन का जो कॉस्ट होगा, यहाँ दिखाई पड़ा ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पेसिंग। अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी को लिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं A2/S, ठीक है ना, A2 इंटू S स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से समीकरण 2 बना लीजिए, ठीक। हाँ, देखिए 3 ही मटेरियल के मेजर रूप से बात करेंगे, एक ट्रस वाला मटेरियल का, और दूसरा पर्लिन का, और तीसरा रूफ कवरिंग पर, क्योंकि यही तीनों आपको क्या करता है, ट्रस के फैक्टर में अफेक्ट करता है। इसको छाप लिए होंगे, क्योंकि छापने के लिए पहले मौका ऑलरेडी दे दिए हैं, उम्मीद है छाप लिए होंगे, ठीक। हाँ, तीसरा बात है कॉस्ट ऑफ, तीसरा बात जो आप लोग का है कॉस्ट ऑफ रूफिंग मटेरियल is directly proportional to a spacing of roof truss. रूफ ट्रस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S. अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, R A3 कांस्टेंट कर दीजिए इंटू S,
इस यहाँ से इक्वेशन बना आपको 3, ठीक है ना। अगर बात की जाए ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द रूफ ट्रस की बात की जाए तो तीनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस का अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात की जाए तो एक्स बराबर क्या लिख देंगे, तो सर एक्स बराबर लिखेंगे टी प्लस आर, टी बढ़िया से लिखिए पता नहीं चल रहा, टी प्लस आर प्लस पी या टी प्लस पी प्लस आर, इज्जत से लिखिए, ठीक है ना। हाँ, अगर बात किया जाए यहाँ से तो टी की जगह पर क्या लिखेंगे, तो सर A1 बट्टा एस लिखेंगे, P की जगह पर क्या लिखेंगे, तो सर A2 इंटू एस स्क्वायर लिखेंगे, और R की जगह पर क्या लिखेंगे, तो सर A3 इंटू एस लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे x हम लोग जहाँ डिराइव कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट के लिए, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए एक और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, तो लिखेंगे फॉर मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट फॉर रूफ ट्रस। मिनिमम कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस के लिए क्या करते हैं, एक बार इसको ओवरऑल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज dx बाई ds स्पेसिंग के रिस्पेक्ट में करके क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आप लोग भूल गए क्या डिफ्रेंशिएशन, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx के यहाँ पर क्या है a1 बट्टा s। अगर इस s को ऐसे लिखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा, s के पावर -1, चूँकि ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस A2 इंटू एस स्क्वायर प्लस A3 इंटू एस बट्टा ds, और इसको सबको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ऐसा नहीं करिएगा कि ई वाला ds इन्हें जीरो कर दीजिएगा, वैसा नहीं करना, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करके तब जीरो करना, हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करके तब जीरो करना। बहुत लोग क्या करेंगे तीसरा तीसरी गुना करके जीरो कर देगा, वैसा नहीं। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सर हम लोग को यही देखने को मिलेगा कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो क्या होता है, ये वाला पहले माइनस में आ जाता है, माइनस, और कांस्टेंट पहले गुना में बाहर निकल जाता है, और ये वाला क्या होता है -1 जुड़ जाता है, यानी -1 और फिर से -1, ठीक। हाँ चलिए, यहाँ पे भी क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और फिर क्या होता है एस स्क्वायर की जगह पर 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, A3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये तो पूरा जीरो मतलब 1 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, या जिसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अगर वही आ गया तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। जैसे dx बाई dx, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है ds बाई ds, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो मैथमेटिक्स है, इतना करेंगे बराबर 0। देखिए तो अगर इसको बढ़िया से इज्जत से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -a1 बट्टा एस स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे as प्लस as नहीं A2s प्लस A3 बराबर 0, ठीक। हाँ, इतना बात आपको समझ आया, ठीक। हाँ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इरेज करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए थोड़ा सा इतना को, हाँ थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आप लोग को थोड़ा समझ ज़्यादा आएगा। यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो पहले वाला रिलेशन के जैसा आ जाए कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग एस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर इक्वेशन ए मान लेते हैं गलती से, तो ऐसा लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड विथ एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, -a बट्टा एस स्क्वायर इंटू एस प्लस A2 इंटू एस प्लस A3 इंटू एस बराबर 0 इंटू एस, ठीक है। ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा -a बट्टा एस प्लस A2 इंटू एस स्क्वायर प्लस A3 इंटू एस बराबर 0। देखिए तो बड़े आराम से ये वाला टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, अरे A1 है, अरे ये A1 है, ठीक है ना। तो देखिए तो इसको सर t बोल दीजिए तो माइनस में t हो जाएगा,
प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए तो सर ये वाला टर्म को हम लोग क्या लिखे थे, तो सर a2 इंटू एस स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा p हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म को हम लोग क्या लिखे थे, तो सर r लिखे थे बराबर 0, यानी यहाँ पे ये वाला टर्म छूट रहा है, ये जब गुना इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये पहले गुना में आता तब घटता है, ठीक। तो इस डिफरेंशिएशन को आप बढ़िया से समझिएगा, ठीक। तो 2p, तो यहाँ से आ जाएगा t बराबर 2p प्लस r हो जाएगा, चूंकि बराबर कोने ले जाइएगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप रेडीमेड क्या लिख सकते हो कि फॉर मिनिमम यहाँ तक कॉपी कीजिए, एक लैंग्वेज लिख देते हैं, कॉपी कर लिए होंगे तो लिखेंगे कि द कोस्ट ऑफ ट्रस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस का मीनिंग ट्वाइस ऑफ द कोस्ट ऑफ पर्लिन पर्लिन प्लस PLUS प्लस कोस्ट ऑफ रूफ ट्रस, रूफ कवरिंग मटेरियल, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आपको समझ आया है। कभी कभी ये 6 नंबर में पूछ देता है, ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे और एक बार खुद से डिफरेंशिएशन को चेक करेंगे, ठीक। हाँ, और ये रिजल्ट आपको आ गया। तो ये मैक्सिमम स्पेसिंग था। अगले क्लास से हम लोग को चलेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक। हाँ, तो आज का क्लास इतना ही।